नमस्कार। आज हम करते हैं बोल्जनो वाइस्ट्रास प्रमेय। तो प्रमेय नंबर 3.1 कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। देखिएगा, हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तो सबसे पहले हम एक परिबद्ध अनुक्रम ले लेते हैं। तो माना xn एक परिबद्ध अनुक्रम है। माना xn एक परिबद्ध अनुक्रम है। ठीक है, ये एक परिबद्ध अनुक्रम ले ली। अब हम सिद्ध करेंगे कि इसका कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान है। तो ये अनुक्रम ले लिया जिसका परिसर ले लिया सपोज E है। एक परिबद्ध अनुक्रम है जिसका परिसर E है, जिसका परिसर E है। इसलिए E इक्वल टू, भाई परिसर क्या होता है? अनुक्रम के अलग अलग पदों का समुच्चय। तो अनुक्रम का पद लिखा हमने xn such that n belongs to n। ये इसका परिसर आपने लिख दिया। अब ये जो परिसर E लिखा है, इसके लिए अपने पास में दो कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है पहली कंडीशन की जो समुच्चय E है परिबद्ध समुच्चय हो सकता है कि समुच्चय E अपरिबद्ध हो। तो पहली कंडीशन, यदि E परिमित हो, यदि E परिमित हो, है ना? तो E अगर परिमित समुच्चय है तब क्या होगा? देखिएगा, हमने समुच्चय E को कहा है परिमित, और E क्या है? अनुक्रम के अलग अलग पदों का समुच्चय। और अनुक्रम की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि अनुक्रम में कुल कितने पद होते हैं? अनंत। भाई उसका प्रांत जो होता है प्राकृत संख्या का समुच्चय होता है, और प्राकृत संख्या होती है अनंत। इसलिए कोई भी जो अनुक्रम होगा उसमें कुल कितने पद होंगे? अनंत। तो ये आप जानते हैं कि अनुक्रम में अनंत पद होते हैं, इसलिए उसका जो परिसर होगा वो ऐसा ही तो होगा ना, x1 x2 xn। तो इसमें परिसर में भी तो अनंत पद ही आएंगे। लेकिन फिर भी आपने कहा है कि E परिमित है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिएगा कि इसमें अनंत अवयव ऐसे हैं, जिन अनंत पद ऐसे हैं जो कि समान है, तभी समुच्चय परिमित हो सकता है। क्योंकि अगर सारे अलग अलग होंगे या सीमित संख्या में बराबर हो, जैसे कोई 2 एलिमेंट ही बराबर हो, 5 एलिमेंट ही बराबर हो, केवल 10 एलिमेंट ही बराबर हो, तो ये समुच्चय कभी परिमित हो ही नहीं सकता है। तो ये समुच्चय परिमित केवल और केवल एक ही स्थिति में हो सकता है, जब इसके अनंत अवयव कैसे हों? समान। एक बार मैं लिख देता हूं इस बात को। तो यदि E परिमित है, E परिमित है, इसका मतलब ये हुआ कि E में E एक परिमित तथा परिबद्ध समुच्चय, क्योंकि परिबद्ध तो अपने को पहले से दिया हुआ था। तो परिमित तथा परिबद्ध समुच्चय है, परिमित तथा परिबद्ध समुच्चय है। ठीक है ना? E एक परिमित तथा परिबद्ध समुच्चय। परिमित और परिबद्ध दोनों अलग अलग बातें हैं। परिमित का मतलब तो क्या है कि इसमें अवयवों की संख्या सीमित है, और परिबद्ध का मतलब क्या होगा कि इस समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कोई दो वास्तविक संख्याओं के बीच में आएंगे, है ना? कोई भी दो वास्तविक संख्याएं आपको इस प्रकार से मिलेंगी k1 और k2, कि इस समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट k1 से बड़ा होगा और k2 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये परिबद्ध हो गया। परिमित और परिबद्ध समुच्चय है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखिएगा टोटल अवयव तो अनंत है। ठीक है, इसका मतलब, और लेकिन समुच्चय फिर भी परिमित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि E के अनंत अवयव समान है। इसलिए E में अनंत अवयव समान है, अनंत अवयव समान है। और वो जो अनंत अवयव समान है
मुझे इसके ई के अंदर जो भी अवयव है वो सब अवयव हैं क्या, अनुक्रम के पद ही तो हैं इसके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुक्रम एक्स एन के अनंत पद समान है। अनुक्रम एक्स एन के अनंत पद समान, और मान लिया कि उनका सबका जो मान है वो क्या है, अल्फा है। इसलिए इसके प्रत्येक प्रतिवेश में, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद होंगे। कैसे होंगे ध्यान देना भाई, अल्फा जो है अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन का एलिमेंट होगा ना, और एक्स एन के बराबर है ना, एक्स एन इक्वल टू अल्फा, जो कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन का एलिमेंट होगा एन के अनंत मानों के लिए, एन के अनंत मानों के लिए, यानी कि इसके अंदर अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है एक्स अल्फा के प्रतिवेश में। इसका मतलब अल्फा क्या हो गया इस अनुक्रम का, सीमा बिंदु। इसलिए अल्फा अनुक्रम का सीमा बिंदु है। अल्फा अनुक्रम का सीमा बिंदु है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम लोग। यदि ई अपरिमित हो, यदि ई अपरिमित हो, तो देखते हैं जब ए अपरिमित होगा तब आपके पास भी क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि ई एक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है। ई एक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है। ई एक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है, और कोई भी जो अपरिमित परिबद्ध समुच्चय होता है उसका कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है। ये समुच्चय की बात करी मैंने, अनुक्रम की नहीं करी है। कोई भी समुच्चय अगर अपरिमित परिबद्ध होगा तो उस समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है। इसलिए ई का कम से कम एक सीमा बिंदु, कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान है। और वो सपोज सीमा बिंदु में अल्फा लिख देता हूं यहाँ, कम से कम एक सीमा बिंदु अल्फा अवश्य विद्यमान है, अवश्य विद्यमान है। अब देखिएगा जो ई है, ये ई का कम से कम एक सीमा बिंदु मिल गया आपको अल्फा। अब अल्फा अगर ई का सीमा बिंदु है, इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय ई के, मैं अभी अनुक्रम की चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि अल्फा समुच्चय का सीमा बिंदु था, इसका मतलब अल्फा के प्रतिवेश में समुच्चय ई के अनंत अवयव विद्यमान है। इसलिए ई के प्रतिवेश में ये सब अल्फा के प्रतिवेश में ई के अनंत अवयव विद्यमान है। ई के अनंत अवयव विद्यमान है। ठीक है भाई, अल्फा के प्रतिवेश में ई के अनंत अवयव विद्यमान है। अब ई के अनंत अवयव है अल्फा के प्रतिवेश में, और ई के जो अवयव हैं वो कौन है, अनुक्रम के पद ही तो हैं ई के अंदर। भाई ई क्या है, अनुक्रम का परिसर। तो ई के जो अवयव है वो अनुक्रम के पद ही है ना, तो ई के अनंत अवयव यानी कि अनुक्रम के अनंत पद। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है। अनुक्रम एक्स एन के अनंत पद विद्यमान है। अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है। ठीक है ना भाई, अल्फा के प्रतिवेश में इस अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है।
और इसका मतलब अल्फा अनुक्रम का सीमा बिंदु है, इसलिए अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु है। इसलिए अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु है। इसलिए प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है। यही हमें सिद्ध करना था। तो अब हम पढ़ते हैं अनुक्रम की सीमा, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। देखिए अनुक्रम की सीमा क्या होती है। सपोज अपने पास में कोई भी एक अनुक्रम है xn और जाई कोई भी एक वास्तविक संख्या है। तो xn कोई अनुक्रम है और जाई एक वास्तविक संख्या है, तब अगर प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत n0 जो कि एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, ये इस प्रकार से विद्यमान है कि mod xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n0, तब हम लोग इस जाई को अनुक्रम xn की सीमा कहते हैं। एक बार मैं लिख देता हूं, देखिएगा डेफिनेशन को। माना xn कोई वास्तविक अनुक्रम है, माना xn कोई वास्तविक अनुक्रम है तथा जाई एक वास्तविक संख्या है, तथा जाई एक वास्तविक संख्या है, जाई एक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। माना xn कोई वास्तविक अनुक्रम है तथा जाई एक वास्तविक संख्या है, तब जाई अनुक्रम xn की सीमा कहलाती है। अनुक्रम xn की सीमा कहलाती है यदि अनुक्रम xn की सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन और प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत n0, और ये जो n0 है ये डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पर निर्भर। इसका जो वैल्यू है n0 का वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पर। तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत n0 इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है कि mod xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n0, ठीक है। तो ये हो गई इसका आपका सीमा का डेफिनेशन कि अगर xn कोई भी वास्तविक अनुक्रम है, जाई कोई वास्तविक संख्या है, तब जाई इस अनुक्रम xn की सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत n0 जो कि डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पर, ये इस प्रकार से विद्यमान है कि mod xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n0। यहाँ जो n0 होता है इसको आप अपवादी मान कहते हैं। n0 को हम लोग क्या कहते हैं, अपवादी मान। इसको हम लोग कहते हैं अपवादी मान n0, ठीक है। और इसको प्रतीकात्मक रूप में हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं तथा इसे प्रतीकात्मक रूप में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट xn इक्वल टू जाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में डेफिनेशन हो गया इसका अनुक्रम की सीमा का। अगर mod xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन को फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n0 के लिए, तब आप इस जाई को अनुक्रम xn की सीमा कहते हैं, n0 को आप लोग अपवादी मान कहते हैं और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट xn इक्वल टू जाई। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, सिद्ध कीजिए कि -1 की पावर n का सीमा बिंदु +1 एवं -1 है परंतु सीमा नहीं है। तो देखिए अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि सीमा बिंदु और सीमा दोनों में अंतर क्या है। अंतर कुछ भी नहीं है, बस केवल इतना सा है
कि आप जैसे ही लिमिट ज्ञात करेंगे तो लिमिट अगर अद्वितीय राशि आती है तो वो सीमा है, और अगर लिमिट एक से ज्यादा राशि आती है तो वो सीमा बिंदु है। इसलिए प्रत्येक सीमा जो है उसको आप लोग सीमा बिंदु कह सकते हैं, लेकिन हमेशा जो प्रत्येक सीमा बिंदु होगा उसको आप लोग सीमा नहीं कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ इस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अब देखिएगा, इसमें जैसे ही n को इन्फिनिट करेंगे आप लोग, जैसे आप लोग n को इन्फिनिट करते हैं और -1 की पावर n का लिमिट देखते हैं, तो अब ये डिपेंड करेगा n के ऊपर कि n सम है या विषम है। तो इसका जो लिमिट है -1 आ जाएगा यदि n विषम है, यदि n विषम है, और इसका लिमिट आ जाएगा +1 यदि n सम है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जब इसकी लिमिट ज्ञात करी तो दो राशियां मिल रही है आपको, -1 और +1। सिंगल तो नहीं है ना, यूनिक अद्वितीय, केवल और केवल एक ही राशि हो तो उसको सीमा कहेंगे, अन्यथा सीमा बिंदु। तो यहाँ पर जो -1 और +1 है ये दोनों क्या है, सीमा बिंदु है, लेकिन सीमा नहीं है। तो यहाँ -1 तथा +1 ये दो सीमा बिंदु हैं, दो सीमा बिंदु है, लेकिन इसकी सीमा विद्यमान नहीं है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है अपने पास में अभिसारी अनुक्रम, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखिए अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, मैं एक बार डेफिनेशन लिखता हूं। तो अनुक्रम xn, अनुक्रम xn संख्या जाई को अभिसृत होता है, संख्या जाई को अभिसृत होता है यदि और केवल यदि, अभिसृत होता है यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत n0, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, एप्सिलॉन पर। यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत n0 इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है कि mod xn माइनस ji लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n0। ठीक है। तो इस कंडीशन में आप लोग इस अनुक्रम को कहते हैं अभिसारी, और हम कहते हैं कि जो अनुक्रम है जय को अभिसरित होता है। अब इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जो अनुक्रम की सीमा की जो डेफिनेशन लिखी थी वही डेफिनेशन आपके पास में यहाँ लिखी हुई है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी अनुक्रम की सीमा एक परिमित राशि है तो वो अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम कहलाता है, और सीमा अगर जयी है तो हम कहते हैं कि अनुक्रम जयी को अभिसरित होता है। और अगर जयी परिमित राशि नहीं हो तो फिर हम इस अनुक्रम को कहेंगे अपसारी अनुक्रम। तब हम इस अनुक्रम को क्या कहेंगे, अपसारी अनुक्रम, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर जयी परिमित नहीं हो तो इस अनुक्रम को हम लोग क्या कह देंगे, अपसारी अनुक्रम। इसके बाद में एक आपके पास आता है दोलनीय अनुक्रम, दोलनीय अनुक्रम। अब ये दोलनीय अनुक्रम क्या होता है देखिएगा भाई, एक ऐसा अनुक्रम जो ना तो अभिसारी हो और ना ही अपसारी हो, उसको आप लोग दोलनीय अनुक्रम कहते हैं। अब ऐसा अनुक्रम कैसे मिलेगा भाई, जब जय परिमित हो तो आपने उसको अभिसारी कह दिया, और जब जय अपरिमित हो तो उसको आपने अपसारी कह दिया। तो परिमित और अपरिमित के अलावा फिर बचे ही क्या, देखते हैं। देखो अभी जैसे हमने एक अनुक्रम देखा था थोड़ी देर पहले, -1 की पावर n, और इसका जो लिमिट है वो आपने देखा
कि इसका जो लिमिट है ये आपके पास में आता है -1 या +1। तो सीधी सी बात है, जब भी लिमिट 1 से ज्यादा मिलता है आपको, या हम ऐसे कहें कि सीमा का अस्तित्व नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर उस अनुक्रम को आप लोग क्या करते हैं, दोलनी अनुक्रम।